यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी और 2015 में इस पर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम एवरेस्ट रखा गया था। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक रॉब नाम का लड़का एवरेस्ट पर चढ़कर वापस आया और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि जिसमें वो लोगों को एवरेस्ट की चढ़ाई करवाता था, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो वो लोगों को गाइड किया करता था। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसने इस बिजनेस से 19 लोगों को एवरेस्ट की चढ़ाई करा दी एकदम सफलता से। एंड फिर रॉब को 13 लोगों का और ऑफर आया था कि उन्हें भी एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है और रॉब उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है, जहाँ उसकी वाइफ कहती है कि जल्दी लौट के आना। रॉब बोलता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता, जहाँ हमें पता चलता है कि रॉब की वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर वो अपना सफ़र स्टार्ट करता है, जहाँ तारीख होती है 30 मार्च 1996। फिर रॉब और उसकी टीम नेपाल में काठमांडू पहुँचते हैं, जहाँ पर वो 13 बंदे भी आए हुए होते हैं और रॉब की कंपनी का नाम होता है एडवेंचर्स। इनका पूरा सफ़र 40 दिन का होता है और इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना होता है। और ये काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर से 9,383 फुट की एक जगह लुकला पर जाते हैं, जहाँ से ये अपना पैदल सफ़र स्टार्ट करते हैं और 17,600 फुट की ऊंचाई पर अपने बेस कैंप तक पहुँचते हैं। यहाँ पर कई देशों के अलग अलग लोग होते हैं, सभी अलग अलग कंपनीज़ के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 11,700 फुट तक की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। यहाँ पर एक कैंप होता है, यहाँ पर ये रुकते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। दरअसल जो कंपनियाँ इन्हें एवरेस्ट पर ले जा रही होती है, उन्होंने अलग अलग चोटियों पर कैंप लगाए हुए होते हैं ताकि जो भी यात्री हो उन्हें आराम मिल सके। और यहाँ से आगे का सफ़र काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही होती है और पहाड़ की चढ़ाई एकदम सीधी होती है। और ये वो लोकेशन होती है जहाँ पर आप बादलों के साथ होते हैं और यहाँ पर सभी कंपनी ने यात्रियों के लिए रस्सियाँ भी लगाई हुई होती है ताकि उन्हें कोई भी कठिनाई ना हो, क्योंकि बिना रस्सियों के आम आदमी इतना ऊपर चढ़ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी और ठंड आदमी को अंदर से ही मारने लगती है। एंड फाइनली ये 24,000 फुट की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। अब नीलन जो कि इनकी टीम की होती है और वो रॉब को बोलती है कि मौसम तेज़ी से बदल रहा है और 11 तारीख को काफ़ी बर्बादी हो सकती है। तभी रॉब बोलता है कि यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं। फिर ये अपनी पूरी टीम के साथ पहाड़ की खड़ी चढ़ाई करने लगते हैं, जहाँ हवा काफ़ी तेज़ होती है और एक एक कदम उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इन सब में ये जिद होती है कि इनको एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना है। एंड ये अपने सेकंड कैंप जिसकी ऊंचाई 26,085 फुट की होती है और इस चढ़ाई पर मौसम काफ़ी ख़राब होता है और यहाँ पर ये सब तय करते हैं कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन शुक्रवार 10 मई को पूरा मौसम ठीक हो जाता है और ये सभी एवरेस्ट के शिखर पर जाने को रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर शिखर का रास्ता केवल 12 घंटे का होता है और ये सब इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में इनका सपना पूरा होने वाला होता है। इसके बाद ये 27,600 फीट ऊपर चले जाते हैं। वक्त होता है सुबह के 4:39। इनके टीम में एक बैक नाम का आदमी होता है और ये धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है इसको, क्योंकि कुछ साल पहले ही बैक ने अपनी आंखों की सर्जरी कराई थी। तभी रॉब बैक से कहता है कि तुम यहीं रुको, अगर तुम अच्छा फील करोगे तो वापस ऊपर आ जाना। फिर रॉब और उसकी टीम के 12 बंदे आगे चले जाते हैं। फिर वो सभी देखते हैं कि ऊपर रस्सियाँ नहीं है, तभी वो सब रस्सियाँ लगाते हैं और वापस ऊपर खड़ी चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तभी वह 3 लोग वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ होती है, बहुत ठंड होती है और उनकी ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुकी है होती है। तो वे 3 बंदे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते और वापस चले जाते हैं और बचे मेंबर्स एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, जहां पर एवरेस्ट के अंदर गहरी गहरी दरारें होती है और उन दरारों में ज़मीन भी दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर भी उनमें जुनून होता है एवरेस्ट की चढ़ाई करने का और उसकी शिखर पर पहुंचने का। तभी वहां के कुछ मेंबर्स को हाइपोथर्मिया होने लगता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है, जिसमें अंग काम करना बंद कर देते हैं और गुस्सा आने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और ये बीमारी मौत की एक वजह भी हो सकती है। लेकिन ये हार नहीं मानते और रस्सियां लगाकर चढ़ाई स्टार्ट करने लगते हैं और सभी के हालात काफ़ी ख़राब होते हैं। बस वो जुनून होता है शिखर पर जाने का जो इनको चला रहा होता है। और दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। रॉब और उसकी टीम काफ़ी खुश होती है और कुछ ही देर में ये सब वापस लौटने लगते हैं। और यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर
बादल आने शुरू हो जाते हैं और इनसे सांस भी नहीं ली जा रही होती है। रॉब कैंप से संपर्क करता है और कहता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। फिर उन्हीं के टीम का आदमी ऊपर चढ़कर आ रहा होता है जिसका नाम डक होता है। रॉब उसे ऊपर आने से मना करता है, लेकिन डक कहता है कि अगर मैं शिखर आज नहीं देख पाया तो कभी भी देख नहीं पाऊंगा, और रॉब उसे ऊपर ले जाकर एवरेस्ट की चोटी तक ले जाता है जहां ड्रग भी काफ़ी खुश होता है। फिर वो नीचे जाने लगते हैं, लेकिन ड्रग की हालत ख़राब होने लगती है और वो एकदम बेहोशी की हालत में हो जाता है और अब ये दोनों वहीं फंस चुके हैं। रॉब की टीम रॉब को वापस आने को कहती है, लेकिन रॉब कहता है कि मैं ड्रग को छोड़कर नहीं आऊँगा, ये एक इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। फिर रॉब रस्सी के सहारे से ड्रग को नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ तूफान आ जाता है और रॉब ड्रग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। लेकिन ड्रग का दिमाग एकदम सुन्न हो चुका होता है और वो रॉब का पीछा करने लगता है और ये बात रॉब को पता नहीं चलती और ड्रग खाई के अंदर गिरकर मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर रॉब वहीं रुक जाता है। तभी उसका एक साथी आ जाता है जिसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। रॉब को वो ऑक्सीजन लेकर नीचे उतरने लगते हैं जहां उसकी 12 बंदों की टीम होती है और ये वही होते हैं जो रॉब के साथ आए हुए होते हैं। फिर रात के 3 बज जाती है जहां रॉब को कॉल आता है कि तुम्हें बचाने के लिए हम नीचे से टीम भेज रहे हैं, लेकिन वो तभी आगे आ पाएगी जब तूफान रुकेगा। और ऊपर लोग ठंड से, तूफान से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं और अब सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तभी एक साथी हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो अपनी जैकेट उतार कर स्लाइड कर जाता है और कहता है कि बहुत गर्मी है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी उसके बाकी साथी भी चले जाते हैं, लेकिन रॉब को वो सभी वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं जहां रॉब ये बात अपने कैंप में बताता है कि मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरा जो साथी है वो भी एक मर चुका है। तभी कैंप में बैठी लड़की उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। जहां वो लड़की बाकी कैंप मेंबर्स से कहती है कि रॉब की वाइफ को कॉल किया जाए और उसका फ़ोन सेटेलाइट के पास रखा जाए, और वो ऐसा ही करते हैं। जहां रॉब की वाइफ रॉब उससे कहती है कि तुम्हें नीचे आना ही होगा, थोड़ी देर में ही धूप आने वाली है। जहां रॉब को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ होती है और रॉब अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे हाथ पैर जम चुके हैं, और रॉब वहाँ से निकलने की फिर एक बार कोशिश करता है। फिर रॉब अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊँगा। उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है और रॉब ने पहले से ही उसका नाम सारा रखा होता है। रॉब कहता है कि मुझे माफ़ करना। रॉब की वाइफ कहती है कि तुम ऐसा मत कहो। तभी उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स बैग को देखते हैं, वही जिसको दिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और रॉब ने उसे वहीं रेस्ट के लिए रख दिया था, और बैग की हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसे इल्यूशन होने लगता है, यानी भ्रम होने लगता है कि उसे अपने बीवी बच्चे दिखाई देने लगते हैं और वो आगे चलने लगता है और ये एक कंपनी द्वारा लगाए गए कैंप तक पहुंच जाता है। लेकिन उसकी हालात काफ़ी ख़राब होती है और उसे मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत भी होती है। जब ये बात उनकी फैमिली को पता चलती है तो वो हेलीकॉप्टर भेज देता है और यहाँ पर बैग बच जाता है, और दूसरी तरफ रॉब हिल नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इन्हीं पहाड़ियों में हमेशा के लिए रह जाता है। यहाँ बैग को नीचे ले जाया जाता है और उसके हाथ नाक के ऊपर ब्लड हमेशा के लिए रह जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।